तो चलिए आज हम पढ़ते हैं विज्ञान का पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर जाते हैं जो किसान रहते हैं। तो वो खेत में जाते हैं तो कुछ औजार देखते हैं जैसे कि खुरपी, दर्राती, बेलचा। तो उनको देख के उनके मन में सवाल आता है कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें जीने के लिए भोजन चाहिए होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, हमें दूसरे पौधों और दूसरे जंतुओं पर निर्भर होना पड़ता है अपने खाने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। भोजन जरूरी होता है ऊर्जा पाने के लिए, उसके अलावा काफी सारे जीवन के प्रक्रमों को करने के लिए, जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब खाना खाना को पचाने के बाद खाना निकालना। ये सब, इन सभी प्रक्रमों में हमें भोजन बहुत मदद करते हैं। और अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब हम सबको भोजन चाहिए तो हमें भोजन को काफी सारा बनाना होगा। विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें इसका नियमित उत्पादन करना होगा, इसका उचित प्रबंधन करना होगा और उसको वितरण करना होगा। वितरण यानी सबको बांटना, खाना सही मात्रा में सबको खाना देना। ये तो चलिए पहला सेक्शन पढ़ते हैं, पहला भाग जो है कृषि पद्धतियाँ। पहले लगभग 10,000 ईसाई पूर्व तक जो मनुष्य थे वो घूमते ही रहते थे जंगलों में। तो वो उनको जो भी खाना मिलता था, जैसे कि कच्चे फल या सब्जी, वो उन्हीं को खाकर अपना जीवन काटते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया तो फिर मनुष्य सभ्य होने लगा और फिर वो फसल के बारे में जानने लगा, तब वो खेती करने लगा और धीरे धीरे चावल गेहूं का फसलों का उसने खेती किया और फिर अपने लिए खाना वहां से उन्होंने जुटाया। ठीक है, तो जब हम किसी एक प्रकार के पौधे को बड़े जगह पर, बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं का फसल है तो उसका क्या मतलब है कि एक खेत में, एक बड़ी सी जगह में सिर्फ गेहूं ही है, गेहूं के ही पौधे हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रकार के फसल होते हैं, सब्जी हो या फल हो। हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे वर्षा अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। तो उसके फसल उगाने के दो वर्गों में बांटा है। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। जो खरीफ फसल होता है वो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। जो हमारे भारत में वर्षा ऋतु होता है वो जून से सितंबर तक होता है। इसके उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। उसी तरह रबी फसल जो है, रबी फसल, वो शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाए जाने वाले फसल होते हैं। उसमें आते हैं गेहूं, चने, मटर, सरसों तथा अलसी। इसके अलावा कुछ और दाल और सब्जियां जो होती हैं वो हम गर्मी में उगाते हैं। उसके बाद दूसरा भाग आधारिक फसल पद्धतियां। तो अब ये लड़का पूछता है कि धान को हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाते, क्यों हम उसको वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो ये लड़की जवाब देती है उसको, क्योंकि धान को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसीलिए हम उसको वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप, और वो भी समय समय पे, अलग अलग समय में करने पड़ते हैं। तो उन सबको उन्हें बहुत ध्यान से करना होता है अगर उन्हें अच्छी फसल उगानी है तो वो सारी कृषि पद्धतियां जो हैं वो ये हैं, सात सात भाग में है। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा
खरपतवार से सुरक्षा, छठवां कटाई, सातवां भंडारण। ठीक है, तो अब हम इन सारे क्रियाकलापों को धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे प्रथम कार्य है और सबसे महत्वपूर्ण भी। मिट्टी को पलटना एवं इसे पोला बनाना बहुत जरूरी है, तभी इससे जो जड़ें हैं वो भूमि तक जाती है। पोली मिट्टी में जो अंदर अंदर तक जड़ें धसी रहती है वो भी बड़े आसानी से सांस ले पाती है, श्वसन कर सकती है। अब ये सवाल है कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों को जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। तो अब इससे पता चलता है जो पोली मिट्टी होती है उसमें काफी सारे जंतु होते हैं, जैसे केंचुआ। ये सारे उनके लिए बहुत सहायक होते हैं। ये जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला बनाने में बहुत सहायता देते हैं और वो ह्यूमस बनाते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि परंतु मिट्टी को पलटना और पोला बनाना क्यों जरूरी है। आप जैसा कि जानते होंगे कि मिट्टी में काफी सारे खनिज, जल, वायु ये सारे सजीव होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मरे हुए पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा पोषक होते हैं, काफी ज्यादा जरूरी होते हैं मिट्टी में। और इसीलिए पोला बनाना जरूरी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। मिट्टी को उलटना, पलटना और फिर उसको जो पोला करने की जो प्रक्रिया होती है वो जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। जो हल होते हैं वो लकड़ी या फिर लोहे के बने होते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी होती है तो उसे जुताई करने से पहले हम थोड़ी पानी भी डाल देते हैं। इससे जुटे हुए खेत में जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं वो उनको भी तोड़ना बहुत जरूरी होता है। बुआई और सिंचाई करने के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है और यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई करने से पहले हम खाद भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है वो अच्छे तरह से मिट्टी के साथ मिल जाता है और फिर ज्यादा लाभदायक होता है वो। अब कृषि औजारों के बारे में जानते हैं। हमें अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी को भुरभुरा करना जरूरी है। उन्हें जो हम फसल उगा रहे हैं उनके अनाजों के आकार में हमें मिट्टी को तोड़ना जरूरी है ताकि हमें अच्छी फसल मिले। तो ये सारी चीजें हम अलग अलग औजारों के सहारे करते हैं, जैसे कि हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हम इन 3 औजारों का इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। तो पहला आता है हल। पहले के जमाने में लोग जुताई करने के लिए, खाद डालने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए या मिट्टी खुरचने के लिए हल का प्रयोग करते थे। यह औजार लकड़ी का बना होता है जो किसी बैल की जोड़ी या किसी अन्य पशु, जैसे कि ये इस चित्र में दिखाया गया है, उसके द्वारा किया जाता है। ये ऐसा दिखता है हल। ये इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, उसको हम फाल कहते हैं और इसका जो डंडी जैसा दिख रहा है उसे हम हल शाफ्ट कहते हैं।
उसके बाद दूसरा आता है कुदाली। यह एक काफी सरल सा औजार है जिसका उपयोग हम खरपतवार एवं मिट्टी को पोला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी लकड़ी या लोहे की छड़ी जैसी होती है जिसके सिर पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। इसका चित्र ये है, ये ऐसी होती है। ये रही मुड़ी प्लेट, ये इसका हैंडल है, ये पकड़ है, ये जोत है, ये छड़ है। उसके बाद आजकल के दिन में हम कल्टीवेटर यानी ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके उपयोग से ही हम अपना काम कर लेते हैं और इससे मेहनत भी बचती है और समय भी बचता है। अब आते हैं बुआई में। बुआई जो होता है वो फसल के उत्पादन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण होता है। बोने से पहले हमें अच्छी गुण वाले साफ और स्वस्थ बीज का चयन करना चाहिए। तो किसान जो ज्यादा उपज देते हैं यानी जो ज्यादा एक अनाज से ज्यादा फसल ज्यादा उपज देते हैं उन बीजों को वो पहले 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 चयन करते हैं। तो अब ये लड़की बोलती है कि एक दिन उसने अपनी माँ को देखा कि वो चने के बीज को कुछ बर्तन में रखकर पानी डाल रही है। तो कुछ मिनट बाद वो देखती है कि वो जो बीज है वो पानी के ऊपर तैरने लगे हैं। तो उसको हैरानी होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं इस क्रियाकलाप से। इसमें आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए, उसमें आधा पानी भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डाल दीजिए और कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आप क्या देखते हैं कि अगर आपको कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं तो आप इससे समझ जाइए कि वो बीज अच्छे बीज नहीं है। क्योंकि जो अच्छे और स्वस्थ बीज होते हैं वो तैरते नहीं हैं। इसीलिए हमें बुआई करने से पहले हमें बीज के बारे में अच्छे बीज का चयन कर लेना चाहिए। जो अच्छे बीज है उसे गंदे बीजों से अलग कर लेना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, परंपरागत औजारों के बारे में पढ़ते हैं जो हमेशा से लोग इस्तेमाल करते आए हैं। उन औजारों के बारे में जानते हैं। जैसे कि बुआई करने के लिए जो पहले परंपरा के अनुसार लोग कीप के आकार का होता है, ये इस आकार का होता है, ये देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। इस पे उन्हें वो बीज डाल देते हैं और ये लंबी सी पाइप है जो जड़ों के अंदर से जाती है। वो जो जड़ का दूसरी तरफ होती है वो काफी नुकीले सिर वाला होता है पाइप का दूसरी ओर। तो वो सीधा जाके जड़ों में बीज को अच्छे से डाल देते हैं। ये पहला तरीका है। फिर दूसरा तरीका है जो आजकल इस्तेमाल करते हैं लोग, वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बुआई के लिए ये हम ट्रैक्टर के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। इससे हम सही दूरी पर अनाजों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। वरना अगर वो बाद में पौधे बन के उगेंगे और उनके बीच जगह नहीं होगी तो उनको अच्छे से पानी लेते नहीं बनेगा, उनको अच्छे से सूरज की किरणें नहीं मिल पाएंगी। तो ये सारी बातों का ध्यान हमें रखना होगा। तो अब ये बोलता है कि लड़का कि मेरे विद्यालय के पास एक नर्सरी है। नर्सरी को पौधशाला कहते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे हम थैली में रख देते हैं। तो वो ऐसे क्यों रखते हैं, वो पूछता है। तो लड़की कहती है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको पौधशाला में उगाया जाता है, फिर उस हमें सीधा तैयार वहीं से उठाकर हम बीज के बजाय उसे ही लगाकर अपना फसल उगाते हैं।
कुछ वनीय पौधे जैसे जंगलों में कुछ पौधे होते हैं या कुछ फूल होते हैं, उनको हम इसी तरह उगाते हैं। ठीक। अब अब आता है तीसरा स्टेप। उसके बाद हमें करना होता है कि अब हमें बीज बो दिया, अब उन्हें भी तो भोजन चाहिए होता है। तो मिट्टी में हम उनके लिए भोजन डालते हैं, जिससे उन्हें पोषण मिले। तो उसमें जो हम चीज डालते हैं उन्हें हम खाद कहते हैं। और उसके अलावा दूसरी एक चीज होती है उर्वरक। जो उर्वरक होते हैं वो हम फैक्ट्रीज में बना। अब आते हैं, जब हम फसलों को लगातार उगाते रहते हैं उसी मिट्टी में, तो मिट्टी में जो पोषक होते हैं जो जरूरी होते हैं, उनमें कमी आ जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। और इस प्रक्रिया को खाद देना कहते हैं हम। अगर हम उसको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं देंगे तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक जैविक पदार्थ है कि जो पौधे और जंतु जो नष्ट हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, उन्हें हम अपशिष्ट कर प्राप्त करते हैं। इस ये किसान उन सारे पादप एवं जंतु के जो बचे हुए अपशिष्ट होते हैं उसे हमें गड्ढे में डाल देते हैं और उनको कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं। और ये सारी चीजें कुछ जीवों के द्वारा होती है जो मिट्टी में ही रहते हैं। उसके बाद जब वो तैयार हो जाते हैं तब हम उन्हें खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनती हैं, जैसे कि उसके उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, ये सारे कुछ उसके उदाहरण हैं। तो इनके ये जो होते हैं ये ये विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। यानी कोई एक पोषक में काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर हम उर्वरकों का काफी ज्यादा प्रयोग करेंगे तो मिट्टी को ये हानि पहुंचाता है और इससे जल प्रदूषण भी हो जाता है। इसीलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो फिर इसी चीजों से बचने के लिए अगर मिट्टी में पोषकों की कमी ना आए, इस चीज का ख्याल रखना है, तो हमें एक दूसरा तरीका है, वो है फसल चक्रण। इससे क्या होता है कि हम एक फसल के बाद खेत में दूसरे प्रकार की फसल उगा सके। जैसे कि पहले खरीफ फसल उगाया, फिर दूसरा रबी फसल उगा लिया। तो इससे जो मिट्टी के पोषक होते हैं वो भी सही रहते हैं और किसान का नुकसान भी नहीं होता। चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं उर्वरक और खाद के बीच क्या अंतर है। पहला, उर्वरक जो होता है वो मानव द्वारा बनाया जाता है और ये खाद जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या पौधों के अवशेष बचे होते हैं उनके विघटन से हमें मिल जाता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और जो खाद होता है वो हम खेत में ही बना लेते हैं। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं मिलता और खाद से मिट्टी को बहुत सारा ह्यूमस मिलता है। पर हाँ, चौथा, उर्वरक में पादप पुष्प जैसे कि कोई नाइट्रोजन, ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो पौधों के पोषण देते हैं, उन्हें प्रदान करते हैं, वो जरूरी है। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब काफी मात्रा में मिलते हैं उर्वरक से। और जो खाद होता है, खाद में उर्वरक के मुकाबले ये काफी कम मात्रा में उन्हें पोषक देते हैं। तो अब जानते हैं कि खाद के क्या लाभ है। खाद खाद जो होते हैं वो उर्वरक से ज्यादा अच्छे माने गए हैं, क्योंकि इससे जल धारण करना
की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। दूसरा, इससे जो मिट्टी भुरभुरी होती है जिससे कि जो बहुत सारे गैस होते हैं, गैस का सरंध्र भी आसानी से होता है। इसमें इसमें इसके मित्र जो होते हैं, मित्र जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो होता है वो भी सुधर जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं छठवां भाग, सिंचाई। जीवित रहने के लिए हर एक जीव को पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो पौधे हो या इंसान हो। तो इसीलिए पौधों की वृद्धि के लिए, फसल अच्छी उगे, इसके लिए उन्हें जल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधों को जड़ों द्वारा जल दिया जाता है और वो फिर जल पूरे प्रत्येक भाग में जाता है। इससे उनको खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण भी हो जाता है। पौधों में जो लगभग 90% जल होता है, ये जरूरी होता है, जल देना उन्हें जरूरी है क्योंकि बीजों का अंकुरन सूखे स्थिति में नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी सही समय समय पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय अलग अलग फसलों के लिए और अलग अलग मिट्टी के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि हमें गर्मी में फसल को ज्यादा पानी देना पड़ता है क्योंकि गर्मी में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो पौधों के हर एक भाग में पानी अच्छे से नहीं जा पाता। सिंचाई के कुछ स्रोत है जैसे कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं इत्यादि। चलिए अब आगे देखते हैं सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके। कुआं, झीलों और नहरों में जो पानी मिलता है, लोग उसी के सहारे अपने क्षेत्रों में पानी डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पारंपरिक पुराने तरीके हैं। जैसे कि पहला है मोठ घिरनी। इसका चित्र ऐसा है, ये कुछ इस तरह से है। वो पानी निकाल रहा है और फिर उसको सीधा वो अपने क्षेत्र में फेंक रहा है। दूसरा है चेन पंप, वो कुछ इस तरह का है। तीसरा है ढेकली, वो कुछ इस तरह का। चौथा रहट। तो फिर चलिए इनमें सभी में जल को जो ऊपर खींचने के लिए सामान्य मतलब आमतौर पर लोग पंप का उपयोग करते हैं। पंप चलाने के लिए कोई डीजल, बायोगैस या कोई सोलर एनर्जी जैसी जैसी ऊर्जा का उपयोग करता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां देखते हैं, यानी जो नए मॉडर्न तरीके हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला है छिड़काव तंत्र, जिसको इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। इस विधि का उपयोग उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे जो भूमि होती है वो समान नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है। और जहाँ पर जैसे कि इसका उदाहरण है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन उन जगहों में ये तरीका बहुत लाभदायक होता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर के जो पाइप है, ऊपर के जो पाइप यानी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो पाइप लगे हैं, उनका एक नोजल होता है। नोजल, घूमने वाले नोजल जिससे पानी निकलेगा, और वो सारे छोटे छोटे पाइप निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं और वो मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। तो जब मुख्य पाइप में पंप की सहायता से पानी आता है, तब वो इन छोटे छोटे पाइपों के सहारे वो फसलों में पानी चले जाता है। इस तरीके से हम पानी का छिड़काव कर देते हैं। दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र,
इस विधि में जो जल है वो बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों में गिरता है, इसीलिए इसे डिप त्रंत कहते हैं, क्योंकि डिप डिप यानी बूंद बूंद करके ये पानी जाता है। ये उन फसलों के लिए अच्छा है जो बगीचे में या फलदार पौधों के लिए या वृक्षों को पानी देना होता है। और ये इस विधि से पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। ये उन जगहों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ है जहाँ पे पानी की कमी होती है। अब जानते हैं खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या होता है? खेत में पौधों के साथ साथ कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ और पौधे भी उग जाते हैं जो हमारे काम के नहीं होते और वो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपत हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम निराई कहते हैं। निराई करना जरूरी होता है क्योंकि यह खरपतवार जल, पोषक और जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है, उन्हें हानि पहुंचाता है। और खरपतवार को हटाने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है, जैसे कि उनमें बीज बनने से पहले ही वो खरपतवार जगहों पर खरपतवार भूमि में जहां जहां मिलता है उसे दिखाई देता है, वो उन्हें तुरंत उखाड़ देता है और समय समय पर उनकी जांच करते रहता है। उसके अलावा रसायन का उपयोग भी करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं दो और 4D। खेतों में इनका छिड़काव करने से जो खरपतवार पौधे होते हैं वो मर जाते हैं और फसल में कोई असर नहीं होता। हाँ, लेकिन इस इन रसायनों का इस्तेमाल करते समय किसान को बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वो है तो एक रासायनिक ही। चलिए अब जानते हैं कटाई के बारे में। अब फसल के पकने के बाद जो फसल को काटना है उस प्रक्रिया को हम कटाई कहलाते हैं। और इस कटाई के लिए हम दर्राती का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये दिया है चित्र में। कटाई के दौरान या तो पौधों को सीधा खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से ही दर्राती से काट लेते हैं। हमारे देश में दर्राती की सहायता से ही कटाई की जाती है। उसके अलावा एक मशीन का भी उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर अभी आगे देखेंगे। और काटी हुई जो फसल होती है, फसल के जो दाने हैं उसको भूसे से अलग करना होता है और इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। ये रहा कंबाइन मशीन, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करता है। छोटे छोटे किसान जो कंबाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वो फटक कर विनोइंग करते हैं। उसके लिए ये मशीन होती है, वो इस मशीन के सहारे वो दानों को भूसे से अलग करते हैं। अब जानते हैं भंडारण के बारे में। अब हमने अपना फसल काट लिया, अब उन फसल को भंडार कर रखना भी जरूरी है। और अगर फसल को काफी देर तक अच्छे से रखना है, उन्हें खराब नहीं होने देना है, तो हमें उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि फसल को बिना सुखाए कभी भी भंडार में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके खराब होने के ज्यादा संभावना है और जीवों द्वारा आक्रमण भी किया जा सकता है और वो फिर अनुपयोगी हो जाते हैं। इसीलिए भंडारण से पहले सारे बीजों को धूप में सुखाना जरूरी है। उसके बाद ही उसे
भंडार में रखना चाहिए। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण या तो जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्र, जिसको इंग्लिश में बीन्स कहते हैं, उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजों को यानी फसल को बड़े पैमाने पर अगर भंडारण पे रखना है तो उसे साइलो या भंडार गृहों में रखा जाता है, जिनके चित्र है। ये साइलो है। ये अगर बहुत बड़े पैमाने में रखना है तो हम यहाँ, और ये है भंडारण गृह, इन जगहों पर रखा जाता है। उसके अलावा नीम की जो सूखी पत्तियां हैं, घरों में अनाज के भंडारण में भी उपयोग किया जाता है। इसको रखने से वो अनाज खराब नहीं होता और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित भी रहता है। चलिए अब जानते हैं, हम जैसा कि जानते हैं कि जैसे हमें पौधों से भोजन मिलता है, उसी तरह हमें जंतु से भी विभिन्न प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसा कि मछली। तो उसके लिए घरों और फार्म पर हम कुछ पालतू पशुओं को भी पालते हैं और उन्हें उचित भोजन, आवास एवं देखभाल देते हैं। तो जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो चलिए अब हमारा पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है।